वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में कोरोना एक बड़ा मसला है ही, मगर पंजाब के अंदर भी कोरोना के मसाइल उस तरह मौजूद हैं, बल्कि क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड सूबा है तो वहां पे चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं बनिस्बत बाकी जगहों के। एक हमें दूसरी चपकलिश नजर आ रही है सिंध प्रोविंस में और पंजाब प्रोविंस में, जबकि सिंध प्रोविंस में कोरोना के हवाले से फेडरल के गवर्नमेंट के हवाले से भी शिकायतें नजर आ रही हैं। पंजाब में और फेडरल में दोनों हुकूमतें पीटीआई की हैं, मगर उसके बावजूद बहुत सारी बातें सूबे के लिए अलग हैं और फेडरल लेवल पर अलग हैं। जो कनेक्टिंग लिंक है वो ऑब्वियसली गवर्नर साहब की पोजीशन है, इसलिए वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आज हमारे साथ गवर्नर पंजाब मौजूद है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरवर साहब, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले एक नजर जरा पंजाब के स्टेटिस्टिक्स पर डालें। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 71 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 3016 हो गई है। पंजाब में 28 अफराद कोरोना के बाइस जाँ बहक हो चुके हैं। इन केसेस में 701 ज़ायरीन मराकज़ और 1091 तबलीगी जमात से मुंसलिक हैं। 1133 आम शहरी और 91 कैदी हैं। पंजाब में 508 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ये जो जिस तरह के चैलेंजेस हैं जो नजर आ रहा है कि मजमे से हुआ, जेल के अंदर हुआ, तो आपको तो एक बड़ा सीरियस किस्म का लॉकडाउन नहीं चाहिए था सूबे में, जो हमने नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक मूजी मर्ज है जो इंसानों से इंसानों तक जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनकी ज़रूरत जो है हमें चाहिए। और सबसे पहला हमारा जो फोकस है, मैं ये समझता हूँ कि सूबों के दरमियान और फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान कोहीशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, एक सोच चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी वायरस है कि अगर एक सूबा लॉकडाउन कर भी दे, दूसरा सूबा नहीं करेगा तो फिर भी काम नहीं चलेगा। अगर सूबे कर देंगे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर भी काम जो है वो उसके नुकसानात होंगे। लेकिन तो मैं समझता हूँ कि शिकायतें भी पहली हमारी, जी मैं अर्ज करूं, पहली हमारी जो प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए कि हम सूबों के साथ फेडरल गवर्नमेंट जो है मशावरत के साथ हम इन मसाइल को हल करें। ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में और जो है पंजाब में और मरकज़ में एक ही हुकूमत है, सिंध में दूसरी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में दूसरी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें जो है इन चीज़ों को हमें पीछे सियासत को छोड़ देना चाहिए और सारा हमें इकट्ठे मिलकर एक सोच के साथ हमें आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम सूबों को एतमाद में लेकर चलेंगे। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है अनाउंसमेंट लॉकडाउन को सॉफ्ट करने का, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि आपका क्या ख्याल है, पंजाब में आप लोगों ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था कि नहीं किया था? देखिए, मैं अर्ज करूं जी कि अगर आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दें और फिर लोग जो हैं उस लॉकडाउन को फॉलो ना करें और जो हुकूमत की एडवाइस है उसको ना माने, तो फिर मैं ये समझता हूं कि इसका जो देखे ना, हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, यहाँ 6 बंदे काम करते हैं। हम जो हैं अपनी छोटी छोटी जो बेचारे रेडी वाले हैं वो बंद कर दिए हैं, जिनका रोजगार मुतासर हुआ है, वो बेचारे बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। लेकिन अगर शहरी जो हैं वो सड़कों पर घूमेंगे, शॉपिंग सेंटर्स में जाएंगे, और देखें यहाँ पर हमने फूड की जो शॉप्स हैं उनको 8 बजे से 5 बजे तक अलाउ किया है। शहरी जो हैं 2 बजे तक सोते हैं, 2 बजे दुकानों में आते हैं, 3 बजे 2 से 5 बजे तक फिर रश बढ़ जाता है। तो फिर जो लॉकडाउन का मकसद जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं होता। तो मैं ये समझता हूं कि अवाम को भी अब जिम्मेदारी का सबूत जो है वो देना होगा। अवाम को भी अब हुकूमत की जो एडवाइस है उसको ऑन बोर्ड जो है वो लेना होगा। इसलिए ही फिर हम
अपने जो मामलात हैं उनको काबू कर सकेंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन, अगर हम थोड़ा सा रिविजिट कर लें गवर्नर साहब, अगर जो पिछले दिनों में हुआ कि किया क्या अभी तक, पहले चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे लॉकडाउन, फिर 10 बजे तक का कहा, फिर 5 बजे का, फिर एकदम से इतलात आई कि हम अब कंप्लीट दुकानों को बंद रखेंगे। सो उससे कंफ्यूजन नजर आई, आपको भी नजर आई होगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें पॉलिसीज जो भी हैं, हमारी पॉलिसी जो हैं वो क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए और दूसरे सूबों को यकसा पॉलिसी जो है और मरकज़ को अपनानी चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है फ्रिया, मैं आई गिव यू माई ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। मुझे तो ये जो मर्ज है वो बहुत सीरियस दिखाई देता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे अवाम जो हैं, चूंकि अमवात बहुत कम हुई हैं और अभी तक जो टोटल कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद तकरीबन 6000 हुई है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद इतना ये बाइट हमें नहीं करेगा जितना यूरोप के मुल्कों को कर रहा है। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हमारे टेस्ट जो हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हमारे अभी तक 50,000 के लगभग जो हैं टोटल टेस्ट हुए हैं, तो इतने टेस्ट तो यूरोप में मुल्कों में डेली 50,000 40,000 के हो रहे हैं। तो जब तक हम सारे जो है टेस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसकी सिवियरिटी जो है, इसके जो असरात क्या होने वाले हैं उसका सही अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते। साहब, आपसे ज्यादा अच्छा यूरोप को कौन समझता है? एनएचएस को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जब वो इतने प्रेशर में है। हमने देखा यूके में भी पहले बड़ा लेथार्जिक, बड़ा लेड बैक एटीट्यूड रहा है बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट का, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनको खुद ही हो गया। यही हम पाकिस्तान में भी ये जो लेथार्जी है, ये क्योंकि हमने देखा है कि 8वें 9वें हफ्ते में इसका कर्व ज्यादा खतरनाक होता है, तो क्यों पाकिस्तानियों को एकदम से लग रहा है कि कोई परेशानी की बात नहीं, जबकि हम अपना हेल्थ सेक्टर भी जानते हैं और उनका हेल्थ सेक्टर भी जानते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया है गवर्नमेंट में भी और लोगों में? मैं आपको इस बारे में बिल्कुल ध्यानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारी जो सेहत का निज़ाम देख लें, हमारे हॉस्पिटल्स को देख लें, हमारी हेल्थ सर्विस को देख लें, तो यूरोप में उनका निज़ाम हमसे 10 गुना बेहतर है और उनका बजट तो हमसे कई गुना ज्यादा है हेल्थ का। लेकिन वहां पर भी जब ये फैला है कोरोना वायरस, तो उस वक्त भी वहां पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके हैं। उनका जो सिस्टम है वो टोटल कोलैप्स हो गया है, फेल हो गया है। वहां पर भी मैं हैरान होता हूं जब मैं वहां पर टेलीफोन कॉल स्कॉटलैंड में और यूके में दोस्तों से करता हूं और डॉक्टर से बात करता हूं, तो मैं सरप्राइज होता हूं कि वहां पर भी उनके पास डॉक्टर्स के लिए पीपीईज नहीं है। जो प्रोटेक्शन किट्स हैं वहां पर नहीं है, मास्क N95 वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है मुतासर हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिका और बरतानिया और इटली जैसे ममालिक जो हैं उनका ये अगर प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके कोरोना का, तो बाकी लोग जो हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो एक मुश्किल सूरत हाल आने वाली है उसका हमें अदराक भी करना होगा, उसको सीरियस भी लेना होगा और अवाम को भी जिम्मेदारी का सबूत जो है वो देना होगा। देखें, अब अपनी माह रमजान आ रहा है, वहां पर तरावी है, तो मैं समझता हूं और मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त भी है कि वो एक ऐसा लाया अमल बनाएं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत भयानक होंगे। तो कोई रीजन है नहीं कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि यहाँ पे कुछ नहीं होना। टेस्टिंग किट्स का हमने सुना, चाइना ने दी है, बहुत ज्यादा हेडलाइंस चली, उसके बाद क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? ये भी खबरें आई कि शायद वो सब स्टैंडर्ड किट्स हैं। इज दैट करेक्ट? इस वजह से टेस्टिंग में वो इस्तेमाल नहीं हो रही। इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस इशू से डील नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना हूं कि अगर हमारे पास किट्स आ भी जाएं, किट्स का कोई इशू नहीं है, किट्स तो हम जितनी मर्जी मंगा लें, दुनिया में अब अवेलेबल है। लेकिन इशू ये है कि जब उनका PCR होना है वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। अभी तक हम पंजाब में 5000 तक इसकी कैपेसिटी जो है लेके जा सके हैं और जो आइंदा चंद हफ्तों में मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 10,000 तक जो है हमारी हो जाएगी। लेकिन
12 करोड़ की आबादी में अगर आप 5,000 डेली टेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही आटे में नमक के बराबर है। देखिए, ये जो बीमारी है इसका पहला कुलिया ये है टेस्ट 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 yes. कि लोगों के टेस्ट किए जाएं और लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट किया जाए ताकि वो दूसरों तक वो नुकसान जो है वो ना जो है पहुंचा सके। और इसका जो दूसरा बड़ा मैं समझता हूं कि इसका सोल्यूशन है जो सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है, हमें नर्सेस से, हमें डॉक्टर से, हमें दूसरे मुल्कों से एक ही बात आ रही है कि इस बीमारी का एक ही हल है कि लोग अपने घरों में रहें, स्टे होम स्टे सेफ, घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलेंगे तो आप किसी को या बीमार करके आएंगे या कोरोना अपने घर लेके आएंगे और फिर अपने खानदान के लिए खतरा बनेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको जितना सीरियस लेना चाहिए हम उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि ये परसेप्शन कैसे डेवलप हुई है कि वर्स्ट इज ओवर। मैं सरप्राइज होता हूं जब मुझे लोग आते हैं कहते हैं जी, अब मैं जब देखता हूं तो आज से 2 हफ्ते पहले 10 दिन जितने लोग सड़कों पे थे उससे ज्यादा तादाद में अब लोग जो हैं सड़कों पे आ गए हैं और लोग समझते हैं कि बस हम इस क्राइसिस से ओवर हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वर्स्ट इज गोइंग टू कम। गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो भी है, या गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बात आपने गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट को समझाई है कि ये लोग क्यों नहीं इसको संजीदगी से ले रहे? दूसरी बात ये कि अब तो चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दे दिए कोरोना से हैंडलिंग पर आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा मुतमईन नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट डज इट से एंड रिफ्लेक्ट अबाउट योर गवर्नमेंट? देखिए फ्रिया, मैं अर्ज करूं जी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि चीन जैसी हुकूमतें, बरतानिया जैसी हुकूमतें, इटली जैसी हुकूमतें, अमेरिका जैसी हुकूमतें कोरोना वायरस के आगे बेबस हो गई हैं, कोरोना के आगे घुटने टेक किए हैं। तो पाकिस्तान तो अपने रिसोर्सेज में मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कर सकता है, तमाम सूबे भी और फेडरल गवर्नमेंट भी अपने जो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, हमारा इशू ये बन गया है कि एक तो हमने कोरोना का हमला है और ये वायरल हो रही है, ये नुकसान कर रही है, और दूसरी तरफ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मईशत है वो लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हमें कोरोना से भी खतरा है और हमें भूख से भी खतरा है। तो ये दोनों खतरात हैं और हमें इसको बैलेंस करके आगे जो है वो चलना है। लेकिन गवर्नर साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन क्यों ये तासुर लग रहा है कि आप लोग बार बार बता रहे हैं कि खतरा है, मगर फिर क्या करें उसके बाद ये नहीं पता कि क्या करना है उसके बाद? नहीं, हमें देखें जी, हमें क्या नहीं पता, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या करना है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं बिल्कुल अपनी जो बात है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर उलमाए किराम, और मैंने हमेशा जो है बरतानिया में रह के भी, यूरोप में भी रह के भी, आपको मालूम है कि उनका कोई भी इशू आया है तो मैंने 4 फ्रंट पे लड़ा है। और मेरा इस बात पे भी बिलीव है कि इवन बरतानिया जैसे मुल्क में जब उलमाए किराम इन्वॉल्व हुए थे 7/7 के बाद और 9/11 के बाद, तो एक लोगों की सोच में तब्दीली आई थी, क्योंकि जो मस्जिद से पैगाम आता है वो मुसलमान जो हैं वो या किसी भी मजहब के लोग जो हैं उनके जो दीनी उनकी जो होती हैं वर्शिप प्लेसेस, वहाँ से जो मैसेज आता है उस मैसेज को लोग सुनते हैं। और हमने देखा कि उन्होंने मैसेज दिया कि दहशतगर्दी जो है ये गुनाह है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान को बचाना इंसानियत को बचाना है। तो उसके असरात हुए और हमने देखा कि जो लोग वहाँ पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बदकिस्मती से जिनको लोग जो हैं उनको गलत राह पे डाल रहे थे, तो उससे बड़ी तब्दीली आई। और हमने पाकिस्तान में भी देखा कि उलमाए किराम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत अहम किरदार किया, लीडिंग रोल अदा किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है इसके खिलाफ भी जो आवाज मसाजिद से बाहर आएगी वो असर रखेगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज जो हमने फैसले करने हैं, चाहे हमारी हुकूमत ने करने हैं, चाहे सियासी जमातों ने करने हैं, चाहे मजहबी जमातों में करने हैं, तारीख इनको लिखेगी। तारीख जो है इनको लिखेगी कि क्या क्या हमने कमजोरियां की, क्या क्या हमसे गलतियां हुई जिसकी वजह से इतनी जानें ज़ाय हो गई। एक बात हमें रियलाइज करनी चाहिए
हमें भी सब जो हमारे हुकूमत में दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको भी, अपोजिशन पार्टियों को भी, उलमाए कराम को भी, हमारी जो सिविल सोसाइटी है उनको भी, पाकिस्तान के 20 करोड़ को आवाम को भी कि खतरा है और खतरा बढ़ने का खदशा है। हमें जिम्मेदार शहरी का सबूत देना होगा और जिम्मेदाराना हमें फैसले जो हैं वो करने होंगे। आप देख लें कि सऊदी अरब के लोग भी मुसलमान हैं और मेरे नजदीक मैं समझता हूं कि हर मुसलमान जो है उसकी आंखों में आंसू हैं कि खाना काबा का तवाफ जो 1400 साल से जो जारी था दिन रात, वहां भी जो है मुश्किलात पेश आई हैं। लेकिन ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से हैं। ये एक वबा ऐसी आई है जिसकी वजह से हम बेबस हो गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं, उन हुकूमतों को मुश्किल फैसले जो हैं वो करने पड़ रहे हैं। और कल मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो हमारे बहुत सीनियर जो रिलीजियस लीडर्स हैं यूके में, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि चूंकि तमाम मसाजिद जो हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया है तो उस पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का क्या एटीट्यूड है। तो उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ पर यूनानिमस हैं कि ये जरूरत थी, ये एक मुश्किल वक्त था और हम हुकूमत के साथ इस सिलसिले में तावन कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी शेयर करना चाहता हूं कि ये बड़ी वहां पर कोशिश, वहां पर बहुत एक अटेम्प्ट हो रही थी कि जो है जो बॉडीज हैं उनको बर्न किया जाए, लेकिन हमारे वहाँ पर जो जहाँ हमारा अकीदा है वहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो डट गए, उन्होंने हुकूमत को लॉबी किया और अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर जो है अब तदफीन की इजाज़त है, कब्र खोदने की इजाज़त है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हुकूमतों के साथ हमने अपना ताल्लुक रखना है तो उसको चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। तो आपको मालूम है कि आप जो है, मैं यूरोप में रहा हूँ, मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस कस्बे में आप रह रहे हैं, हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं उनको सुने, उनको समझें, उन पर अमल करें। और ख़ासकर ये मौका है अपनी लीडरशिप शो करने का कि हम मुसलमान जो हैं, वी केयर ह्यूमैनिटी, वी केयर फॉर द पीपल। तो आप वहां पर नर्सेज के लिए, दूसरे लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें। और मुझे इस बात का फरीहा बड़ा फख्र है इस बात का कि मेरा बेटा आतिफ सरवर जो माशाल्लाह वो जो हमारा चेन है जर्मन डोनर कबाब उनको चलाता है, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फास्ट फूड चेन जिसने 30,000 मील जो है नर्सेज और डॉक्टर्स को फ्री देने का ऐलान किया। ये मैंने ब्रिटिश अखबारों में देखा, it was widely आपने देखा होगा, फिर देखा और फिर and this is something giving the positive image of the Muslim community in United Kingdom and in particular Pakistan। इसमें कोई शक नहीं है। and let me share it with the viewers। वैसे तो सियासी तौर पे तो हम आपसे हर किस्म का सवाल भी पूछते हैं, तल्ख का बात भी करते हैं। You yourself आप भी एक एग्जाम्पल है वहां पे पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी की। सो आप भी ना उसके बारे में मॉडेस्ट यकीनन है, और अब आपके बेटे भी ये काम कर रहे हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। गवर्नर साहब, एक तरफ जहां पर बहुत बड़ा बुहरान कोरोना का, वहां पर आटे चीनी का बुहरान भी हुआ पाकिस्तान में, फिर उस पर जो रिपोर्ट आई उसके बाद हम पीटीआई के अंदर देख रहे हैं, खासतौर पे जहांगीर तरीन साहब, ये खुद जहांगीर तरीन साहब ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कंफर्म भी कर दिया कि दो ग्रुप्स हैं। पहले हम इसके बारे में बार बार कहा करते थे, उन्होंने कहा एक वो ग्रुप है जो समझता है कि हम आइडियोलॉजिकल हैं, आइडियोलॉजी पर आए हैं। मैं ये समझता हूं कि लोग जो हल्के की सियासत करते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन बहरहाल दो ग्रुप्स को उन्होंने कंफर्म कर दिया। जहांगीर तरीन साहब को जो शिकायत हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखें फरीहा, हम सब इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि देखें ग्रुपिंग तो पूरी दुनिया में होती है। आपको भी मालूम है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर वहाँ भी ग्रुपिंग है। मैं लेबर पार्टी से मेरा तल्लक था, वहाँ पर 2 नहीं 3 ग्रुप थे, एक मिलिटेंट होते थे, एक लेफ्ट होते थे, एक राइट होते थे, एक सेंटर राइट होते थे। तो ये सारे दुनिया में सारे मुल्कों में होता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जितने भी लोग थे वो इमरान खान को सब लीडर मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि पार्टी में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है और उसको सब मान रहे हैं।
बट सर आपने दुनिया की बात की, दुनिया में ऐसे कब होता है कि शुगर मिल्स एक जानिब चीनी बरामद करने पर सब्सिडी हासिल करें जबकि दूसरी जानिब मसनूई किल्लत पैदा करें, अरबों रुपए कमाएं, फिर जब अगर क्वेश्चन हो जाए, रिपोर्ट हो जाए तो फिर वो ये भी कहें कि ज्यादती हो गई है। ये आपके ख्याल से ये जो नाम है जिसमें फिर आपकी पार्टी के नाम भी है, जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार के भाई, तमाम शुगर मिल्स के खिलाफ, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, इनके खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर होना चाहिए, तमाम रकम वापस आनी चाहिए? देखें फ्रिया, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, लेकिन मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 4-5 सालों में चीनी पे 25 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हमारी हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब रुपया सब्सिडी दी थी। उसके दो चीज़ें हैं, एक तो ये जज करना है कि क्या ये फैसला दुरुस्त था कि चीनी की हमें बरामद जो है वो करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि पिछला जो एक ट्रेंड आ रहा है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर एक आर्टिफिशियल जो है वो अपनी एक शॉर्टेज पैदा की जाती है। ये 25 अरब रुपए तो सब्सिडी दी गई है ना, लेकिन सब्सिडी के नतीजे में, एक्सपोर्ट के नतीजे में जो हमारा कंज्यूमर है, जो पाकिस्तान का गरीब आवाम है, उसने कितने अरब जो है प्राइस पे की है। देखें, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं कि 50 रुपए में चीनी कोई लेने वाला नहीं था, फिर हमने एक्सपोर्ट की, फिर 75-80 रुपए चीनी मिल नहीं रही थी। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि चीनी की किल्लत पैदा करने के लिए, चीनी की बहरान के लिए जो लोग भी इसके मुर्तकब होंगे उनको सजा दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि एक फेयर जो है अपना जो इस तरीके से भी एक इन्वेस्टिगेशन हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कोई डाट कौमा भी उसका चेंज नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख फरीहा नहीं है, लेकिन मुसीबत हमारे इस मुल्क में यह है कि जब हुकूमत अच्छा भी काम करती है तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं इस बात का बिलीवर हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का काम अच्छा है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां हम गलती करते हैं हमें उस पे जरूर तनकीद करनी चाहिए और उसके बाद हमें सजेशन देनी चाहिए कि आप ये फैसला गलत कर रहे हैं, हम अगर होते तो ये फैसला करते। तो पाकिस्तान वो मुल्क फ्री है। एक बात यकीनन होगा प्राइम मिनिस्टर पे भी, दीगर हलकों पर भी, तभी ये कहा जा रहा है कि शायद 25 तक रिपोर्ट ना पब्लिक हो सके। कितना आपके ख्याल से प्रेशर है या खतरा है इस बात का, जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट कर चुके हैं कि 25 अप्रैल को ये रिपोर्ट मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जितने भी यहाँ पर कमीशन बने हैं किसी की रिपोर्ट जो है शायद नहीं है। एक ऐसा हमारा मुल्क है कि हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया। हमारा जो है मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो रिपोर्ट हुई, इंक्वायरी हुई, लेकिन उस इंक्वायरी को भी मंजर आम पे बहुत देर तक जो है नहीं लाया गया। तो एक तो मैं समझता हूं कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल्ड स्टेप लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी मैं समझता हूं कि हमें फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जो भी उसके जिम्मेदार होंगे उनको यकीनी तौर पर सजा जो है वो मिलेगी और मिलनी चाहिए। बट मीनवाइल एक और कंट्रोवर्सी भी बीच में होगी। जहांगीर तरीन साहब अगेन सीनियर मेंबर है वो पार्टी के, जैसे कि आपने कहा कि इख्तलाफात होते हैं बट कॉलीग्स की रिस्पेक्ट वहीं पर मौजूद होती है। उन्होंने 2013 के इलेक्शन की धांधली के हवाले से, साहब आपको तो अच्छी तरीके से वो वक्त याद है, उस वक्त भी आपके मैंने इंटरव्यूज किए थे, वो कह रहे हैं कि धांधली सिर्फ चंद सीटों पर हुई थी और हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह हार गई थी। ये बात ठीक कह रहे हैं वो? देखिए भैया, मैं तो इस पे कोई कमेंट जो है वो नहीं करूंगा। ये देखें, बात यह है कि हमारी पार्टी के वो सीनियर लीडर थे और अभी तक भी वो पार्टी में हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस कंट्रोवर्सी जो है इसमें अगर मुझे ना ही ले जाएं, और ये वक्त भी नहीं है कंट्रोवर्सी का, हमें तो अब लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमने कोरोना का मुकाबला जो है वो कैसे करना है। ठीक, शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, कोई फर्क पड़ा है सियासत में या उन्होंने ये कहा वो मदद भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट की, उनकी वापसी से कोरोना की इस जंग में कोई मदद होगी आपको? देखें जी, मैं समझता हूं कि अपोजिशन लीडर जो है उसका एक जिम्मेदारी होती है
अपोजिशन लीडर को मुल्क से बाहर जो है वो नहीं जाना चाहिए और अब वो वापस आ गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे भी यही कहता हूँ और तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ कि ये वक्त जो है वो सियासी पॉइंट्स जो है वो स्कोर करने का नहीं है, ये वक्त यूनिटी का है, लोगों को इकट्ठा करने का है। और जो भी मशवरे अच्छे हैं, जिस तरीके से वो समझते हैं, दूसरे लोग समझते हैं, मुशावरत होती है, तो हमें एक कौम बनकर कोरोना वायरस का जो है मुकाबला करना चाहिए। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद मजीद बात होगी कोरोना पर भी, चीफ मिनिस्टर पर भी और खासतौर पे पंजाब की सियासत पर, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब हमारे खुसूसी मेहमान हैं। गवर्नर साहब, कुछ अर्से पहले आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि पंजाब में फैसले उस्मान बुज़दारी करते हैं मगर वो गवर्नर हाउस से दी जाने वाली तजवीज़ पर अमल नहीं करते। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने ये नहीं कहा किसी भी इंटरव्यू में कि गवर्नर पंजाब के जो मशवरे हैं उन पे वो अमल नहीं करते। मैंने हमेशा ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जेक्टिव सूबे का है और गवर्नर का अपना एक आइन ने रोल दिया है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और बल्कि मैंने ये भी कहा था कि स्पीकर साहब अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपना अपना काम जो है कर रहे हैं और कम अज़ कम मेरे किसी काम में चीफ मिनिस्टर साहब मुदाखलत नहीं करते, मैं उनके काम में मुदाखलत नहीं करता। तो हमारे दरमियान जो कभी कभी खबरें चलती हैं कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है या हमारी कोई शायद कोई जंग हो रही है, इनमें किसी किस्म की भी कोई हकीकत नहीं है। राइट, कुछ दिन कबल ख्वाजा साद रफीक ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की, जबकि अलीम खान का राना सनाउल्लाह से रब्ता हुआ, फिर उसके बाद अलीम खान साहब की एक वापसी भी हुई जबरदस्त किस्म की। ये जो मुलाकातें, पहले भी हम खबरें सुनते रहे कि पंजाब में सियासत का मंजरनामा तब्दील हो सकता है, कोशिशें हो रही हैं, खुद कहते भी रहे हैं PMLN वाले भी, PMLQ भी, बरमला अपनी नाराजगियों के बारे में। ये क्या दोबारा कोई नया सियासी इत्तेहाद बनने की राहें हमवार हो रही हैं? देखिए, मैंने 1.5 साल से मेरा जो बयान है वो कंसिस्टेंट है। मैंने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने और पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए चुना है और हमारी हुकूमत जो है इंशाल्लाह 5 साल अपने पूरी करेगी। तो किसी किस्म का भी हुकूमत को किसी भी गठजोड़ या सियासी गठजोड़ से किसी किस्म का भी कोई चैलेंज या ख़तरा नहीं है। राइट, अगेन आ जाते हैं जो राशन की फराहमी के बाद, आप पर्सनली भी करते हैं इस हवाले से काम, लेकिन गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो किस हद तक उसमें आपको लग रहा है कि हर जगह पे राशन पहुंचाया गया है? पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की बहुत सारी शिकायत आई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि हम जो रकम है, जो एहसास प्रोग्राम ने 144 अरब रुपया जो है वो रखा था, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत वाइज डिसीजन था कि हम राशन में जितनी मर्जी आप एहतियात बदल कर लें, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, तो उससे फिर नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 90% सही लोगों तक भी पहुंचा दें, 5% भी कोताही हो जाए, तो फिर आपको पता है कि हमारा मीडिया इतना विजिलेंट है कि वो छोटी बात को फिर वो ऐसे बना देता है कि जैसे कोई तूफान आ गया है। तो इसलिए हुकूमत ने बड़ा समझदाराना फैसला किया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का रिकॉर्ड जो है मौजूद है, हमारे पास उशर और ज़कात जिन लोगों को देते हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वो जो है 12,000 रुपया जो है वो देंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह तकरीबन 20 अरब के करीब पैसे जो हैं वो लोगों में तकसीम हो गए हैं, वो मेरिट पे हुए हैं, उसमें कोई सियासत जो है, किसी किस्म की भी सियासत उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो कमिंग बैक टू यूरोप, क्योंकि आपकी ज़ाहिर ऑब्वियसली आपकी वहाँ पे दोस्त हैं, लोगों से बातचीत होती है, फैमिली भी है, आपकी नज़र में, बिकॉज अभी तक किसी के पास कोई रिसर्च नहीं है, हतमी राय नहीं है, व्हाई वाज यूरोप सो बैडली हर्ट? वजह क्या हुई? उसकी वजह मैं तो समझता हूँ यही हुई कि आप बरतानिया की मिसाल ले लें कि सारी दुनिया को पता था कि मुसीबत आ गई है, पूरी दुनिया को पता था कि चाइना जो है उसमें वहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं,
वहाँ पर लॉकडाउन है, लेकिन जनाब अपने ट्रंप साहब फरमा रहे थे कि ये चाइनी वायरस है और ये हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बोरिस जॉनसन साहब फरमा रहे थे कि आई विल कंटिन्यू शेकिंग हैंड विद द पीपल। तो ये एक मैं समझता हूं कि इसमें आप ये कह लें नेग्लिजेंस भी इसमें कह लें, मैं तो कहूंगा कि इसमें इनकम्पिटेंस भी शामिल है, और दूसरा ये भी सोच है कि हमारे चूंकि अदारे जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, हमारा सेहत का निज़ाम बहुत मौजूद है, इसलिए हमारे लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरा नहीं है। तो ये कंप्लेसेंसी थी, मैं ये समझता हूँ। इसलिए मैं बार बार पाकिस्तान में अपने दोस्तों को भी, अपनी हुकूमत को भी, अपने लोगों को भी यही कहता हूँ कि प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। ये बहुत सीरियस मर्ज है, ये बहुत खतरनाक वबा है, और इस खतरनाक वबा का जब हमला हो जाता है तो बड़े बड़े मुल्क जो हैं इसमें सरवाइव नहीं कर सके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा अगर इसको एहतियात बरत लेते तो शायद जितनी वहाँ पर मुसीबत आई है ना होती। और दूसरा ये भी वाज़ेह है, देखें जिन मुल्कों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है। चाइना में तो ये शुरू हुई थी, और उस वक्त तो दुनिया ये कह रही थी, जो दुनिया के सुपर पावर्स हैं, कि चाइना अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, उनकी इकानमी ख़त्म हो गई, उनकी मईशत ख़त्म हो गई, तो ये जो वो फैल रहा था पूरी दुनिया में अब उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन देख लें, उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स लिए, उन्होंने बड़े मुश्किल और बड़े सख्त फैसले किए, जिसके नतीजे में आज वुहान में भी रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं, और जिन लोगों ने फैसले नहीं लिए, जिन्होंने लाइटली इसको लिया, वो इसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड गवर्नर साहब कि आपने ये बात की है, कि मैं इसलिए तनबीह कर रहा हूँ पाकिस्तान में भी बार बार, खास तौर पे इन एग्जांपल्स को देखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस प्रोग्राम। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। गवर्नर पंजाब की बातें आपने सुनी, कोरोना वायरस के हवाले से जो खतरात है उससे उन्होंने आगाह किया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।